स्वागत है सतीश जी आपका नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग बंगाल का चुनाव जो बिल्कुल सिर पर आ गया है, एक बार फिर आपसे उसकी चर्चा करेंगे। बंगाल के चुनाव के बारे में आपकी एक खास तरह की थीसिस है, जिसका नई परख के दर्शकों में ने उत्सुकता के साथ स्वागत भी किया है और जिस तरह की बात आप बोलते हैं, दूसरे विशेषज्ञ वैसी बात नहीं बोलते। वो सीधे-सीधे भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में टक्कर देखते हैं, लेकिन आपका मानना ये है कि बात इतनी सीधी और सरल नहीं है। अ, टक्कर है भी और साथ-साथ में हमेशा दोनों ही पक्ष कुछ न कुछ एक दूसरे के लिए गुंजाइश भी छोड़ते चलते हैं। राजनीतिक मौका आने पर वो गुंजाइशें टक्कर के ऊपर प्रबल भी हो सकती हैं, टक्कर के ऊपर अपनी प्रधानता भी हासिल कर सकती हैं। बहरहाल, अब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है। फरवरी के मध्य से लेके अंत तक कभी भी अ, चुनाव की औपचारिक घोषणा हो सकती है और एसआईआर की प्रक्रिया भी ए, बंगाल में चल ही रही है। उसके सारे विवाद भी हम लोगों के सामने हैं और जो कुछ बयानबाजियां हो रही हैं, जो कुछ घुसपैठियों को लेकर चल रहा है, बांग्लादेशियों को लेकर चल रहा है, वो भी हमारे सामने है। अब आप किस जगह बंगाल के चुनाव को खड़ा हुआ देखते हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल जीतना है तो बांग्लादेश पर हमला करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि तब शायद कुछ इस तरह का माहौल हो जिसमें राष्ट्रवाद से ओत-प्रोत होकर के मतदाता जो है हम्म। वो उद्वेलित हों और उस प्रकार से वो फिर भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडा के साथ जुड़ के उनको वोट दे दें। ये संभव है। ये शायद हो, लेकिन इतना आसान तो वो है नहीं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि बंगाल की में जो बीजेपी के इनसाइडर हैं, वो भी मेरे से निजी बातचीत में कहते हैं कि बंगाल टफ है। कई लोगों ने कहा, 3-4 लोगों ने कहा। वो लोग का मानना है कि तमिलनाडु बंगाल के मुकाबले जो है, ज़्यादा आसान है। ये आप सुनिए। तो बंगाल में जो मोर्चाबंदी है, वो भारतीय जनता पार्टी ये तो हासिल कर ली कि वहाँ बाकी पार्टियों को बंगाल के खाड़ी में डाल दिया। अब ये दोनों के बीच ही है। हाँ, अब तो कुछ बचा नहीं है, मतलब पोलराइज़ तो वहाँ का इस तरह से चुनाव हो चुका है और ममता बनर्जी, कई लोग घूम के भी आए वहाँ बंगाल से, उन लोगों से भी बातचीत हुई, तो हमने जानना चाहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस तरह से माहौल बना रही है, आप लोग ने क्या ज़मीन पे पाया? तो 2 लोगों ने मुझसे यही कहा, जो संवाददाता है, वो अच्छे खासे संवाददाता हैं। वो लोगों ने कहा कि ममता ने सब किला सँभाल रखा है, मजबूत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी क्या कर सकती है? यहाँ पर एक माहौल बना के मोर्चाबंदी में अपने आप को कॉन्टेस्ट करने वाला, मुकाबला करने वाला, चुनौती देने वाला साबित कर सकती है। यही बंगाल का कुछ लगता है। दूसरी बात, आपने एसआईआर की बात कही। मेरी जानकारी के मुताबिक एसआईआर का भी जो पूरा मसला है, कम से कम बंगाल में ममता ने वो मोर्चा बना के रखा है कि उन्होंने किसी दूसरे के लिए स्कोप छोड़ा नहीं है। वो भी जैसा बीजेपी है वैसे ही ममता है। जैसे को तैसा वाला है ना? तो जैसे को तैसा में है कि आप जो करिएगा वो प्रोपेगेंडा में भी माहिर है, रोड पर चलने में भी माहिर है, उनके संगठन भी हैं, उनके टोला सेवक भी हैं, उनका माइनॉरिटी एजेंडा भी है, उनका आजकल मेजॉरिटी एजेंडा भी चल रहा है। तो हर दृष्टि से देखिएगा तो ममता का किला जो है, मजबूत भी है और भाजपा अपने आप को खड़ा ज़रूर कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। या अब हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है। अभी चुनाव कैसे आगे आएगा, कह नहीं सकते। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि भाजपा अगर चाहेगी, तो चुनाव जीत लेगी। तो आजकल तो कई तरह के आरोप भी लगते हैं, वैसे तो अब कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। वो बात है, लेकिन हमको लगता है यही है जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ कि ममता को अगर हम ये मानते हैं कि एकदम भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन है, तो वो ऐसा है नहीं। आईएनडीआईए खेमा को तोड़ने में या उसके मुखर आवाज के रूप में विपक्षी खेमे से ममता की एक अहम भूमिका रही है।
और वो काम अभी नहीं, कभी भी दे सकती हैं, आगे भी दे सकती है और ऐसा भी अतीत है कि वो भाजपा के सरकार में रही है वाजपेयी जी के साथ। तो इसलिए एकदम से ऐसा मानना कि एकदम जंग है, एकदम महाभारत है बंगाल में बीजेपी और ममता के बीच में, ऐसा नहीं है। दोनों में से एक ही जीतेगा और दोनों को कहे तो दोनों की ही जीत हो चुकी है। देखिए 2021 का चुनाव मुझे याद आ रहा है। 2021 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हल्ले के साथ लड़ा था और जितना बड़ा वितंडा था उसके पीछे, जितना बड़ा प्रचार था, जितनी बातें थीं, जितने तरह से पत्रकार भी वहाँ पे जाके सक्रिय थे और वो सब एक तरह का माहौल पेश कर रहे थे क्योंकि उसके पीछे 2019 के चुनाव लोकसभा चुनाव की एक भूमिका थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी आगे रही थीं उससे, खासी खासी आगे थीं, लेकिन एक झटका लगा था ममता बनर्जी को। तो लोगों को लग रहा था कि वो जो प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को भाजपा और सुधारेगी और आगे बढ़ेगी। मतुआ वोट भाजपा के साथ खासी मजबूती के साथ 2022 के चुनाव में 2021 के चुनाव में थे। और मेरे ख्याल से तो एक बारगी मीडिया में हवा तो भाजपा ने बाँध ही दी थी कि वो ममता बनर्जी को चुनाव हरा देगी। इस तरह की हवा बन गई थी, हवा जो हवाई साबित हुई बाद में, वो अलग बात है। लेकिन माहौल इस तरह का बन गया था। इस बार ना वैसा माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है, ना भाजपा उस हल्ले के साथ ममता बनर्जी पर हमला कर रही है। तो इस बार तो और ना मतुआ वोट भाजपा के साथ उस तरीके से है। भाजपा मतुआ वोटरों के साथ जो उन्होंने नागरिकता देने का जो वायदा किया था, उस वायदे को भी नहीं निभा पाई। और एसआईआर में मतुआ वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं क्योंकि उनके पास तो दस्तावेज ही नहीं है अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के लिए। वो भारत के निवासी हैं, ये प्रमाणित करने के लिए उनके पास दस्तावेज ही नहीं। उन दस्तावेजों की चाह में ही तो वो भाजपा के साथ आए थे। उसमें कुछ 1,000 लोगों को, 2-3 हज़ार लोगों को छोड़ के किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। यहाँ तक कि मतुआ वोटरों के पक्ष में ममता बनर्जी ज़्यादा खड़ी नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं आपके वोट नहीं कटने दूँगी, मैं आपकी अधिकारों की रक्षा करूँगी, आपके वोटिंग अधिकारों की रक्षा करूँगी। तो मतुआ वोट भाजपा के साथ जाने की बजाय ममता बनर्जी के साथ ज़्यादा जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो आपने कहा कि भाजपा अपनी स्थिति इम्प्रूव भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये आपका अवलोकन जो है उसमें नहीं वाला पहलू इस आज की तारीख में ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि भाजपा के पास पहले जो तुरुप के इक्के थे पिछले वाले लोक विधानसभा चुनाव में, उन तुरुप के इक्कों में इस बार कमी दिखाई पड़ रही है। पहले जो समस्याएँ थी, पहले उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं था, वो आज भी वही स्थिति है, आज भी उनके पास नेता नहीं है। आज भी सब ये गुजराती बंधु जाते हैं और अपनी गुजराती लहज़े में वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, जो बंगाल वासियों को बहुत ही अजीब लगता है। ये सब जो वंदे मातरम वाला प्रपंच भाजपा ने रचा, उसका भी कोई ख़ास ऐसा असर वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता, उसके अंदर। और ये जो अ, ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ा। इस छापे से क्या हुआ कि भाजपा ने पहले जो 2 तिकड़में की थी, वो तिकड़में थोड़ी पृष्ठभूमि में चली गईं। एक तिकड़म भाजपा की वो थी, जिसमें मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई अ, हुमायूँ कबीर नाम के एक निलंबित विधायक द्वारा। हुँ। तो उससे एक हवा बनाने की कोशिश की थी, जिससे सोच रहे थे कि इसमें मुसलमान वोट बँटेगा भी और हिंदू वोट गोलबंद भी होगा। लेकिन अब आजकल कोई उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से पृष्ठभूमि में चली गई। घुसपैठिया वाला मसला भी उतना ज़ोर नहीं पकड़ पा रहा है, जितना ज़ोर पहले पकड़वाने की कोशिश की गई थी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला मसला ज़्यादा सामने आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की सुस्ती थोड़ी आश्चर्यजनक लग रही है? देखिए, आपने बड़ा लंबा तकरीर किया है, हुँ, तो मोटी बात तो आपने कही है, तो 1-2 बातें मैं जोड़ता हूँ। देखिए ममता बनर्जी जैसा मैंने कहा कि जैसे कि तैसा, हुँ, टिट फॉर टैट वाली हुँ, और सब तरह से मजबूत भी हैं। तो दोनों बातें सही है कि उनको किसी मुद्दे को भुनाना आता है। हुँ, ईडी ने सही काम भी किया होगा, तो ममता बनर्जी ने उसको इस तरह से पेश कर दिया कि यहाँ बाहर का आक्रमण हो रहा है, दिल्ली का आक्रमण हो रहा है, गुजरात लॉबी का आक्रमण हो रहा है और उससे उन्होंने बंगाली अस्मिता बंगला ये वाला बात जोड़ दिया, पहला। दूसरा
कि ये बात बिल्कुल सही है कि ममता बनर्जी को हिलाने के लिए ममता बनर्जी के बराबर का नेता बंगाल में भाजपा का होना चाहिए। जबकि भाजपा का नेता शुभेंदु अधिकारी जैसे 1-2 और लोग हैं, उनकी उनका क्या ममता बनर्जी के सामने कोई खड़ा नहीं होते हो। हालाँकि बीजेपी और अ, टीएमसी तो रिवॉल्विंग डोर है। कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ दिन के बाद वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ चले आते हैं। ये भ्रष्टाचार में भी देखा गया है कि कुछ भ्रष्टाचारी उधर से उधर चले गए, फिर इधर से इधर आ गए। वो गजब का एक इक्वेशन है। तो और आपने कहा कि सुस्ती। मोटे तौर पर एक बात आपसे मैं सहमत हूँ कि बंगाल में जो फ्रेंजी होना चाहिए था, एकदम हो हल्ला होना चाहिए था, वो नहीं दिख रही है। वो इनफैक्ट वो पहले से कम गई है, बात बिल्कुल सही है। हुँ, तो ये भी तो एडवांटेज जो है ममता को जाएगा ना, ये तो ममता को ही जाएगा एडवांटेज। क्योंकि ए 2-3 मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, वो हमको उनको ज़िक्र करना चाहिए। पहला मान लेते हैं घुसपैठिया है। तो घुसपैठिया का अगर मुद्दा अगर है, हुँ, तो जिनको कथित तौर पर वो घुसपैठिए मान लीजिए बाय वाइल्ड इंटरप्रिटेशन मान भी लेते हैं, तो वो तो सब ममता के साथ ही रहेंगे और ममता इधर थोड़ा हिंदू कार्ड भी चल रही है, तो वो बैलेंस करने का भी प्रयास कर रही है। तो सिर्फ घुसपैठिया वाला करने से ही बीजेपी का भला नहीं होता है। अच्छा बीजेपी के पास जय श्री राम है, तो ममता जी माँ दुर्गा का सहारा लेती। है कि नहीं? तो ये भी है और माँ माटी मानुस वाला भी तो है ही और प्लस एक चीज़ और कि भाजपा खैरात जिसको रेवड़ी का भी कहते थे ये लोग हुँ, वो बाँटने में उस्ताद बन गई है हाल के दिनों में। तो वो तो ममता ऑलरेडी करते आ रही है। तो मैंने कहा ना कि जैसे को तैसा वाली है। वो कुछ करे ना बंगाल के लिए, लेकिन सबको राहत, रेवड़ी, खैरात, वेलफेयर स्कीम्स देने में हम सुनते हैं वहाँ पर कि खास तौर से महिलाएँ बड़ी खुश रहती हैं उनसे, कि उनको कई तरह के पैसे दिए जाते हैं, देते आई हैं। तो ये सब भी बात है। तो न नेता है, न वहाँ का लिंगुआ फ्रैंका है बीजेपी के पास। ये सब चीज़ें हैं जो कि अ, मतलब बीजेपी को थोड़ा वहाँ पर उस ढंग से मजबूत नहीं करती है, जहाँ ये हिंदी पट्टी में हो जाती है रह-रह के, है ना? अच्छा, दूसरी एक और बात को हम लोग को देखना चाहिए कि घुसपैठियों को निकालने के लिए अगर बात किया जाए तो इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना या फिर कहने कहाली से हो जाएगा। तो आप निकाल भी नहीं पाएँगे, आप कुछ कर भी नहीं पाएँगे, ना कुछ कर पाएँगे, तो आप कर क्या पाएँगे? मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इस मंच के माध्यम से। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना के प्रकोप वाला जो चुनाव हो रहा था उस समय, पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तो बाद के फ़ेज़ में पहले 2-3 राउंड तक बीजेपी का अगर आप देखिएगा तो प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन बाद के 3-4 राउंड जो भी थे उसमें बीजेपी एकदम सुपड़ा साफ हो गई। और ये लोग ज़रूर बीजेपी के इनसाइडर कहते हैं कि जब कोरोना का प्रभाव बढ़ा, तो भाजपा ने वो अपना जो है चुनाव प्रचार एक तरह से छोड़ ही दिया। अब किन कारणों से छोड़ा वो जानते हो या फिर ये सोच लियो कि कुछ हो नहीं सकता, छोड़ दो। तो इम्प्रूव तो किए ही थे पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके विधानसभा पहले के चुनाव के बनिस्बत। लेकिन अ भाजपा ने मेहनत किया है वहाँ पर, आरएसएस के एजेंडा पर भी है, सीमावर्ती राज्य है, सब कुछ है। लेकिन भाजपा का जो संगठन और शक्ति है, वो बंगाल में उतना मजबूत दिखाई नहीं पड़ता और जैसा मैं बार-बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि भई ममता अ, मतलब विपक्ष के खेमे में लंका तो कम से कम लगा ही सकती है ना, लगाती भी आई है। कहलाएँगी विपक्ष की नेता, लेकिन इतना ममता जो है, बीजेपी के लिए कोई दुश्मन नहीं है। इस चीज़ को हमें बार-बार समझना चाहिए। हम तो समझते हैं, बाकी बहुत लोग हमसे तर्क नहीं रखते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनके 29 या कितने एमपी हैं, आज नहीं कल को सत्ता परिवर्तन, सत्ता का जो एक रूप आएगा 29 में, उसमें भी कब क्या मिल जाए, जुड़ जाए, क्या पता है, क्या कह सकते हैं। तो ये सारे पक्ष हैं बंगाल के। अभी थोड़ा इंतज़ार हम लोग को और करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सब विश्लेषण भी तो आजकल धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि तरह-तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कर दी जाती हैं। तो वो थोड़ा इंतज़ार करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा
हमको नहीं लगता है कि अब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि एकदम फ्रेंजी हो जाए, बांग्लादेश पर हमला ही कर दिया जाए, कुछ और ऐसा कर दिया जाए। बहुत तरह की बात आजकल हो रही है, चिकन नेक, ये वो, फलाना-ठिकाना। ये सब कुछ एक बहुत बड़े स्तर का कोई चीज़ हो जाएगा, तो बंगाल बदल सकता है, वरना हमको लगता है कि थोड़ा घटके ही, लेकिन ममता जो है स्टेटस क्वो पर लगता है कि बरकरार रहे। क्योंकि वो तो लड़ लेती है ना हर चीज़। देखिए, आज की चर्चा की शुरुआत आपने बड़े एक चौंका देने वाले अवलोकन के साथ की थी। आपने कहा था कि अगर भाजपा बंगाल को जीतना चाहती है, तो उसे बांग्लादेश पे हमला करना पड़ेगा। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात सही है कि माहौल भाजपा ऐसा बना भी रही है, यहाँ पर शेख हसीना को बैठा रखा है दिल्ली में और उसने उन्हें आधिकारिक रूप से अभी शरणार्थी का दर्जा भी नहीं दिया गया है और शेख हसीना यहाँ बैठकर इस तरीके से अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ चला रही हैं, जैसे कि वो बांग्लादेश के ही एक हिस्से में बैठी हुई हों। पहले ढाका उनकी राजधानी थी, अब दरअसल दिल्ली उनकी राजधानी हो गई है। यहीं से बैठकर वो वक्तव्य दे रही हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार को पलट दो और अगर अवामी लीग को लड़ने का मौका मिला तो हम 50% से ज़्यादा सीटें जीत लेंगे। ये सब आधी सीटें जीत लेंगे, ये सारे वक्तव्य दे रही हैं। भारत सरकार उन्हें ये वक्तव्य देने की इजाज़त दे रही है। भारत सरकार चाहे तो उनके वक्तव्यों पे तुरंत रोक लगा सकती है। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है। दूसरे वो वाला भी प्रपंच चल रहा है क्रिकेट वाला। जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान को सौरव गांगुली मुस्तफ़िज़ुर रहमान को शाहरुख खान ने कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए खरीदा, वैसे ही कुछ छुटभइयों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ छुटभइयों ने उसके खिलाफ वक्तव्य जारी किया और एक घटिया किस्म के कथावाचक ने भी उसके खिलाफ एक वक्तव्य जारी किया और मुझे लगा था कि इस वक्तव्य के ऊपर भाजपा कोई ध्यान नहीं देगी और इन लोगों की मीडिया में ठुकाई-पिटाई हो जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन वक्तव्यों की मदद से उन वक्तव्यों का सहारा लेकर बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश की और हिंदुओं की रक्षा में जो उनकी विफलता हो रही है बांग्लादेश में, कुछ विफलता से होने वाले नुकसान को कुछ कम करने की इसके ज़रिए उन्होंने कोशिश की। आज तो स्थिति ये है कि जो टी20 का विश्व कप होने वाला है, बांग्लादेश ने उसमें से अपना नाम वापस ले लिया है और उसकी उस सिलसिले में हो सकता है पाकिस्तान भी अभी ऐसा मुकाम आ जाए कि पाकिस्तान भी टी20 में खेलने से इनकार कर दे। तो वो एक बड़ी बात कुल मिला के ये बड़ी बात हो जाएगी क्रिकेट की दुनिया में। तो ये जो पूरा भाजपा प्रपंच रच रही है, जिसमें से ये अवलोकन आपका निकल कर आता है कि बांग्लादेश पर हमला तक हो सकता है, बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। इसकी संभावनाओं को किस हद तक आँकते हैं आप? क्योंकि इसमें विदेश नीति वाले पहलू मौजूद हैं। आसान काम नहीं है, बहुत क सबसे कठिन काम है ये। जी। मैंने इसी संदर्भ में कहा कि बांग्लादेश पर हमला करे तो शायद बंगाल जीत सकते हैं, मैंने यही कहा ना। हुँ, लेकिन अगर करे तो ना, देखिए बांग्लादेश का जो सवाल है, वो एक फँसा हुआ सवाल है कि भाई हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और लगातार नहीं, आज से नहीं बहुत पहले से हो रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदूवादी सरकार है, राइट की सरकार है, इस समय वो कुछ नहीं करती है तो क्या कौन करेगा? या कर और तो फिर क्या दम भरेंगे ये? ये मुस्तफ़िज़ुर रहमान या जो भी नाम है उनको यहाँ उनका खेलने के मना कर देने के लिए ये काफ़ी नहीं है। ये हुँ, कोई ख़ास बात नहीं है। ये इससे कुछ नहीं होने जाना है ना? तो ये तो उसने जवाब में कर दिया कि वो टी20 से बाहर हो गया। इससे कोई बहुत बड़ा माहौल नहीं बनता है मेरे ख़्याल से। दूसरा ये है कि एक प्रश्न इसमें भी आता है कि आप पाकिस्तान से तो क्रिकेट खेल सकते हैं, आपने खेला, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक अगल-बगल ये चीज़ें हुई। तो ये कहा कि भई सामूहिक क्रिकेट था इसलिए उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था इसलिए खेला। लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का, मैं तो इसका अध्ययन करता रहता हूँ। 150 देशों ने 150 से ज़्यादा देशों ने बहुत सारे मल्टीनेशनल कोई-कोई प्रश्न पर, बड़े-बड़े सवाल पर उसको बायकॉट किया खेलों को, है ना? जिसमें 2 ओलंपिक भी शामिल हैं। 5-7 ओलंपिक्स में रह-रह के कोई न कोई बायकॉट हुआ है ग्रुप ऑफ नेशन का, है ना? लेकिन 2 बड़े माने जाते हैं 1980 का मॉस्को ओलंपिक और 1984 का लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स। तो उसमें तो एक बार 13 देशों ने, एक बार कितना 50-60 सदस्य 70 देशों ने किया। तो ये तो मल्टीनेशनल था। तो बात जमती नहीं कि एक तरफ आप खेल लेते हैं, एक तरफ एक आदमी को निकाल देते हैं। वो नहीं होगा। बात ये हो सकता है कि बांग्लादेश को लेकर सरकार
कुछ न कुछ कर रही होगी ऐसा मुझे भी सूंघ सकता हूँ। लेकिन इतना आसान तो है नहीं, इतना मुश्किल है क्योंकि बांग्लादेश के भी कई आका हो चुके हैं भाई, हैं? अमेरिका का पता नहीं क्या है, उसके साथी है, नहीं है। दूसरा चीन उसके साथ है, चीन पूरी तरह उसके साथ खड़ा हुआ है हाँ, खुलकर। तो वही तो आजकल तो साथ जो है, मिलने से भी तो आदमी का हौसला बड़ा चढ़ जाता है। पाकिस्तानी वहाँ एकदम आँख लगा के बैठे हुए हैं कि एकदम कि पाकिस्तान बांग्लादेश में पाकिस्तान के कदम तो बांग्लादेश की राजनीति में मोहम्मद यूनुस के ज़माने में बहुत धँस चुके हैं। अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करता है, तो भारत को एक बांग्लादेशी नहीं, पाकिस्तान की फ़ौजों से भी पूर्वी मोर्चे पे लड़ना पड़ बहुत सकता है। बहुत पाकिस्तान कठिनाई इस है। ज़माने में आपको मदद देगा। जी, जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसको सुन लीजिए आप। हुँ, दर्शकगण सुन लें इस बात को। हाल में एक बड़ी घटना हुई है, जिसकी तरफ हमारी मीडिया का उतना ध्यान शायद नहीं गया है और अगर आपके मंच के मार्फत से अभय जी अगर ये पहुँचे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में भी है। मैं तो कहता हूँ कि ये राष्ट्रीय हित में कि जिस प्रकार से भारत की सरकार ने तारिक जब वहाँ लौटे बांग्लादेश में, बीएनपी वाले वहाँ पर जो हाथ बढ़ाया, एक प्रकार से मैं कहूँगा हाथ बढ़ाया, एक ये लीक से हट के घटना थी कि एक तरफ हसीना वाजेद यहाँ है और तारिक जब लौट रहे हैं तो भारत ने उसका एक प्रकार से वेलकम किया। जानते हैं क्यों? हम सब जानते हैं क्यों? क्योंकि जो जमात-ए-इस्लामी है वहाँ पर, वो पूरी तरह से पाकिस्तानियों के ग्रिप में है। तो हम एक रास्ता खोज रहे हैं कि एक जो लेसर एविल है, उसके साथ भी जुड़े भले ही शेख हसीना वाजेद को ये अच्छा ना लगे। तो वहाँ एक प्रयास हुआ है। एक मैं मानता हूँ क्योंकि उनको भारत को लगता है शायद कि बांग्लादेश में अगर तारिक नहीं जीता इस बार चुनाव में, तो और भारत के उल्टे पड़ेंगे। तो ये एक प्रयास चल रहा है। इसलिए मैं कहा कि बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैंने ये भी कहा कि अगर बांग्लादेश पर अगर आप हमला जब तक नहीं करते तो आप बंगाल नहीं जीत सकते। हुँ। तो इसमें दोनों, तीनों, चारों बातें एकदम बिल्कुल अ, इसमें समाहित हैं। मैं मानता हूँ कि इतना आसान नहीं है बांग्लादेश पर हमला करना। हाँ, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, पता नहीं हम लोग बोल रहे हो यहाँ कुछ क्लू मिल जाए। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए बॉर्डर पर कुछ हो जाए, लगातार कुछ हो जाए। कुछ इस तरह की घटनाएँ भी तो होती रहती है। कर दी जाए, पार कर दी जाए, किसी को बाहर कर दिया जाए, कोई आने वाले पर वो कर दिया जाए, उससे भी एक माहौल बनाने का प्रयास हो सकता है। लेकिन वो सब असाधारण परिस्थितियाँ हैं। साधारण परिस्थितियों में यही लगता है बंगाल में अभय जी, मेरे हिसाब से अब तक जो भी लोग आ रहे हैं उनकी भी बात करते हुए कह रहे हैं। हाँ, आपकी बात एक बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले बार का माहौल ज़्यादा ये था। लेकिन खेला होवे वाला जब गाना आया मंच से, तो अब हुँ। लगने लगा था कि ममता बनर्जी ने किला फतह कर लिया। है ना? ये बात एकदम बिल्कुल है कि जवाब उन्होंने बहुत तगड़ा उस समय दिया था। इस बार ममता का भी जवाब उतना तगड़ा नहीं है, सच्चाई तो ये है। और बीजेपी कुछ-कुछ करके पहले कभी वो, कभी हुमायूँ कबीर, फलाना-ठिकाना कई तरह की घटनाएँ, लेकिन एकदम अभी सन्नाटा-सा पसर गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा ये सामान्य और साधारण सी परिस्थितियाँ हैं, तो सामान्य और साधारण सी परिस्थितियों में ममता बनर्जी अ, के चांस हैं फिर से वापस लौटने के। ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, मैं आपके विश्लेषण से काफ़ी कुछ सहमत महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि ना बांग्लादेश पर ये हमला कर पाएँगे और ना बंगाल का चुनाव जीत पाएँगे। आज आज तक की परिस्थितियाँ तो यही संदेश देती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जो-जो दाँव 2021 के चुनाव में थे, इस बार मुझे लग रहा है कि उसकी आस्तीन में उसके मुकाबले पत्ते कम हैं। हो सकता है कुछ नए पत्तों की तैयारी कर रही हो। एसआईआर के ज़रिए वो एक नया पत्ता बना सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बीएलओ को नियंत्रित किया, चुनाव आयोग के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दिया और एसआईआर में भाजपा के अंदर खाने में लोग भी कहते हैं कि एसआईआर से हमें उस तरह का फ़ायदा बंगाल में नहीं दिख रहा है, जैसा बिहार में हम फ़ायदा उठा ले गए। तो परिस्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के कोई ख़ास अनुकूल नहीं है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है और भाजपा ने कई बार प्रतिकूल लगने वाले चुनाव भी जीत के दिखाए हैं। हरियाणा बिल्कुल प्रतिकूल लग रहा था, लेकिन उसने जीत लिया। कैसे जीता, क्या जीता? बिहार भी अ, अनुकूल लग रहा था, लेकिन इतना अनुकूल भी नहीं लग रहा था कि 203 सीटें जीत जाए, 203 सीटें जीत जाएँगी। महाराष्ट्र भी जीत लिया उन्होंने, जो लोकसभा चुनाव में वो पीछे रह गए थे इंडिया गठबंधन से। तो चुनाव में कुछ भी हो सकता है, चुनाव बम्बईया फ़िल्म की तरह होता है, पता नहीं हिट होगा कि फ्लॉप होगा। देखते हैं
और आपके साथ मिलकर नई परख बंगाल के की राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर अपनी निगाह बनाए रखेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। उम्दा चर्चा।